हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस नए चैनल में आपको पॉलीटेक्निक के सिविल ब्रांच के सभी सेमेस्टर के आपको चैप्टर वाइज स्टडी कराया जाएगा। इस चैनल में दोस्तों आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ वो जो मिलेगा वो हमारा फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में हमारा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारा लेक्चर नंबर हमारा पहला है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का, ये जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जो इसका लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 का नाम हमारा है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए, और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा लेसन नंबर 1 का है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे वो हमारा द्रव होगा। द्रव मतलब मैटर होगा। ये हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी कि ये क्या होता है। तो पहले इसको लिखते हैं कि ये द्रव हमारा क्या होता है। तो लिखेंगे जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। द्रव या फिर इंग्लिश में कहें तो मैटर कहते हैं। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? द्रव है। द्रव क्या होता है? जो स्थान घेरता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, द्रव या फिर मैटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल दोस्तों हमारा हो जाएगा, जो भी हम देखते हैं लिख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। लकड़ी लिख लेते हैं, कोयला लिख लेते हैं आदि। चाहे जो आप लिखें, संसार में जो भी आपको दिख जाए वो हमारा मैटर है। तो दोस्तों मैटर क्या होता है? जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, द्रव या फिर मैटर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारा है लकड़ी है, कोयला है, मेज है आदि। हमारे ये उदाहरण है किसका? ये हमारा दोस्तों उदाहरण है द्रव या फिर मैटर के उदाहरण। अब दोस्तों अब जो हमारी नई हेडिंग डालेंगे, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको द्रव या फिर मैटर क्या होता है समझ में आया होगा। अब जो हमारी नई हेडिंग डालेंगे, द्रव के प्रकार। द्रव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने दोस्तों
क्या जाना, हमने ये जाना द्रव क्या होता है। तो जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा हमारे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, मैटर कहलाता है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल हमारा लकड़ी, कोयला, मेज इत्यादि था। फिर अब हम पढ़ेंगे द्रव के प्रकार। तो बहने के आधार पर जो हम पढ़ेंगे दोस्तों द्रव के प्रकार, तो बहने के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो बहने के आधार पर, बहने के आधार पर हमारा द्रव, बहने के आधार पर द्रव मैटर हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों द्रव, कितने, हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा है, पहला है ठोस। क्या है, पहला जो हमारा है ठोस, इंग्लिश में कहें तो सॉलिड कहते हैं। फिर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है तरल। दूसरा क्या है हमारा, तरल है, इसको कहें इंग्लिश में तो फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो हमारा पहले हमने द्रव जाना, फिर द्रव के प्रकार जाना। तो बहने के आधार पर द्रव मैटर दो प्रकार का होता है। एक होता है ठोस होता है जिसको सॉलिड कहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों तरल होता है जिसको इंग्लिश में फ्लूइड कहते हैं। अब इसको आपको एक कंफ्यूजन होता होगा, ये दोस्तों द्रव है, ये द्रव है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर, और ये हमारा क्या है, द्रव है, इसको कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिक्विड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है। ये द्रव क्या है, द्रव ये होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, ये वाला द्रव है, इसको आपको पढ़ा रहे हैं। और ये द्रव क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विड। इसको क्या कहते हैं, लिक्विड। तो ये हमारा जो होता है बहने के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तरल, उसमें हमारा द्रव आता है, ये इसका पार्ट्स है, किसका, तरल का पार्ट्स है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि द्रव और द्रव में क्या अंतर होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम द्रव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। बहने के आधार पर द्रव हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा ठोस सॉलिड, और दूसरा होता है तरल फ्लूइड होता है। अब हम दोस्तों इनका जानते हैं कि हमारा ठोस क्या होता है। क्या, ठोस के बारे में जानते हैं कि हमारा ठोस क्या होता है। हम द्रव के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में कहें तो सॉलिड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो हम बहने के आधार पर पढ़ रहे हैं तो परिभाषा भी उसी के हिसाब देंगे, जिसमें बहने का, जिसमें बहने का गुण, बहने का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, तथा जिनका आकार, आयतन निश्चित होता है, आकार आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस। इंग्लिश में कहें तो सॉलिड कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। तो हमारा दोस्तों क्या है, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, तो जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, तथा जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो हमारा दोस्तों सॉलिड कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है, तरल है। दूसरा क्या है, हमने ठोस के प्रकार पढ़ना है, तो बहने के आधार पर हमारा कितने प्रकार का होता है ठोस, हमारा होता है द्रव। पहला होता है ठोस सॉलिड होता है, और दूसरा होता है तरल फ्लूइड होता है। तो पहला हमने ठोस जान लिया कि सॉलिड क्या होता है, जिसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है,
तथा जिनका आकार आयतन निश्चित होता है ठोस सॉलिड कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है? तरल है। दूसरा क्या है दोस्तों? तरल है। इंग्लिश में कहें तो फ्लूइड होता है। इंग्लिश में कहें तो फ्लूइड होता है। हम किसके आधार पर परिभाषा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बहने के आधार पर। तो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है तथा जिनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। निश्चित नहीं होता है। तरल मतलब फ्लूइड कहलाता है। फ्लूइड कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दोनों परिभाषा, पहले हमने जाना ठोस क्या होता है, फिर दूसरा हमने तरल जाना फ्लूइड क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसको आपको हम ग्राफ की सहायता से या फिर उसके सहायता से, हम चित्र की सहायता से समझा रहे हैं कि हमारा पूरा ठोस और ठोस के प्रकार क्या होता है। तो इसको हम समझा देंगे क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने लिखा दिया कि द्रव क्या होता है, फिर द्रव के प्रकार क्या होता है। अब इसको हम आपको पूरा ग्राफ की सहायता से समझा देते हैं कि ठोस का पूरा प्रकार। तो दोस्तों पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था ठोस पढ़ा था। जब हमने ठोस पढ़ा, फिर इसके बाद इसको इंग्लिश में कहते हैं, नहीं, सबसे पहले दोस्तों हमने द्रव पढ़ा। क्या पढ़ा? द्रव पढ़ा। द्रव को कहते हैं इंग्लिश में मैटर पढ़ा। हमने मैटर पढ़ा। फिर हमने इसका प्रकार पढ़ा। तो मैटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मैटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? यह हमने बहने के आधार पे पढ़ा। पहला हमने ठोस पढ़ा। ठोस को कहते हैं दोस्तों सॉलिड कहते हैं। और फिर दूसरा हमने पढ़ा तरल पढ़ा। तरल को कहते हैं इंग्लिश में फ्लूइड पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? फ्लूइड पढ़ा। दूसरा हमने फ्लूइड पढ़ा। फिर अब हम इसका ठोस का भी प्रकार पढ़ेंगे। ठोस का भी प्रकार पढ़ेंगे। तो हमारे जो होते हैं ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे ठोस हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा होता है दृढ़ ठोस। पहला जो हमारा होता है दृढ़ ठोस। पहला जो हमारा होता है दृढ़ ठोस। और फिर दूसरा होता है विरूपण ठोस। दूसरा क्या होता है? विरूपण ठोस। विरूपण ठोस इसको कहें तो दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रिजिड सॉलिड। रिजिड सॉलिड। और दोस्तों इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन सॉलिड। क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन सॉलिड कहते हैं। डिफॉर्मेशन सॉलिड कहते हैं। इसी प्रकार तरल का जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है ये होता है द्रव होता है। इसको कहें तो इंग्लिश में लिक्विड होता है। इसको क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने द्रव पढ़ा मतलब मैटर पढ़ा।
तो फिर इसका हमने प्रकार पढ़ा। इसका हमने प्रकार ये पढ़ा कि ठोस होता है और दूसरा होता है तरल। ये किसके आधार पे हम पढ़े हैं? ये हमने बहने के आधार पर पढ़े हैं। फिर इसका ठोस के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है दृढ़ ठोस, इंग्लिश में कहें तो रिजिड सॉलिड, और दूसरा होता है विरूपण ठोस, डिफॉर्मेशन सॉलिड। और इसी प्रकार तरल जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्रव होता है, लिक्विड होता है, और दूसरा हमारा गैस होता है। तो उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तब जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा दोस्तों क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक कहलाता है। इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। जब हम दृढ़ ठोस रिजिड सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। इसी प्रकार जब हम विरूपण ठोस के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा एसएम कहलाता है। इसको दोस्तों हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, या फिर सोम कहलाता है। पहले इसका नाम स्ट्रक्चरल मैकेनिक का नाम क्या था? सोम था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, मगर अब इसका नाम चेंज होकर एसएम आ गया। इसको हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक मतलब अप्लाइड जो मैकेनिक्स था वो इसको हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते थे। और जब हम इसका पढ़ेंगे, फ्लूइड करेंगे, फ्लूइड के बारे में यानी तरल के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। इसी को दोस्तों हम अपने हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं ये आपको जो हमने ग्राफ्स की सहायता से समझाया है शॉर्टकट में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। उसके बारे में हम जानते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स है, हम हेडिंग डालेंगे क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। इसको हिंदी में कहें तो तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके पूरे हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी क्या होता है। तो तरल यांत्रिकी लिखेंगे, तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी विज्ञान की, तरल यांत्रिकी विज्ञान की वह, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें तरलों के व्यवहार, तरलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तरलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या हो? चाहे तरल विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो, या फिर गति अवस्था में हो। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स क्या कहलाता है? तो तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तरलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तरल जो है चाहे हमारा किस में हो, विरामावस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो,
वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स क्या कहलाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या सीखते हैं दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम तरल के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, चाहे तरल हमारा क्या हो, चाहे विरामावस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें ये है कथे इसमें हेडिंग कि इसमें तरल के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, चाहे हमारा तरल विरामावस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो, इसमें सिर्फ तरल के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों हम तरल यांत्रिकी के प्रकार पढ़ेंगे, पूरा क्या पढ़ेंगे, तरल यांत्रिकी के प्रकार पढ़ेंगे। तो हेडिंग हमारा होगा तरल यांत्रिकी के प्रकार। तो हेडिंग डालते हमारा तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स ये हमारा है। अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे पूरा, तो ये कितने होता है इसको देखते हैं। ये सबसे पहला हमारा होता है इसका प्रकार में, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा है इसको द्रव तरल यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो हमारा है गैसिकी है, सबसे पहला क्या है, गैसिकी है, इंग्लिश में कहें तो गैस मैकेनिक्स है, गैस मैकेनिक्स, गैस मैकेनिक्स ये हमारा सबसे पहला है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा दोस्तों है द्रव, दूसरा क्या है, द्रव यांत्रिकी, दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, द्रव यांत्रिकी, दूसरा हमारा है द्रव यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी ये हमारा दूसरा है द्रव यांत्रिकी। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रो मैकेनिक्स, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रो मैकेनिक्स कहते हैं, हाइड्रो मैकेनिक्स, हाइड्रो मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रो मैकेनिक्स कहते हैं। फिर इसको गैस का हाइड्रो, उसमें गैसिकी में क्या किया जाता है, गैसिकी में हम गैस के बारे में अध्ययन करते हैं, लिखेंगे इसमें दोस्तों इसमें गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसमें गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है गैसिकी और दूसरा होती है द्रव यांत्रिकी, उसको इंग्लिश में कहें तो हाइड्रो मैकेनिक्स होती है। जब हमने हाइड्रो मैकेनिक्स पढ़ा, अब इनके भी प्रकार पढ़ते हैं, गैसिकी के भी प्रकार होते हैं। तो देखते हैं हमारा गैसिकी के भी कितने प्रकार होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला गैसिकी के प्रकार होता है, गैसिकी हमारी तीन प्रकार की होती है, गैसिकी हमारी तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले जो हमारी है वायु स्थैतिकी, वायु स्थैतिकी, वायु स्थैतिकी, वायु स्थैतिकी ये गैसिकी के भी प्रकार हैं, गैसिकी के भी प्रकार क्या हैं, वायु स्थैतिकी है। फिर दूसरा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये लिख देते हैं, इसको कहते हैं एरोस्टैटिक्स, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में एरोस्टैटिक्स कहते हैं, इसको एरोस्टैटिक्स कहते हैं। फिर जो हमारा दूसरा होता है उसको कहते हैं वायुगतिकी कहते हैं, वायुगतिकी
कहते हैं। वायुगतिकी इसको कहते हैं इंग्लिश में एरोडायनेमिक्स। एरोडायनामिक्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारा गैस की कितने प्रकार की होती है? गैस की हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है वायुस्थैतिकी और दूसरा होता है वायुगतिकी। इंग्लिश में कहते हैं एरोस्टैटिक और इंग्लिश वायुगतिकी को इंग्लिश में कहते हैं एरोडायनेमिक्स। अब दोस्तों हम द्रव यांत्रिकी के भी प्रकार देखेंगे। तो दोस्तों द्रव यांत्रिकी हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है इसको देखते हैं। तो ये हमारा जो है इसको पहला कहेंगे तरल स्थैतिकी। पहला क्या कहेंगे? तरल स्थैतिकी। तरल स्थैतिकी ये हमारा पहला है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। और हमारा दूसरा है तरल शुद्ध गतिकी। दूसरा हमारा क्या है? तरल शुद्ध गतिकी। तरल शुद्ध गतिकी। तरल शुद्ध गतिकी ये हमारा है दोस्तों फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तरल शुद्ध गतिकी। और फिर तीसरा है दोस्तों हमारा तरल गतिकी। तीसरा क्या है? तरल गतिकी है। तीसरा हमारा क्या है? तरल गतिकी है। इंग्लिश में कहें तो फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। पहला तरल यांत्रिकी क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ये हमने आपको समझाया। फिर उसके बाद हमने तरल यांत्रिकी के प्रकार पढ़ा। तो तरल यांत्रिकी के प्रकार 2 होते हैं। पहला होता है गैस की और दूसरा होता है द्रव यांत्रिकी। इंग्लिश में कहें तो गैस मैकेनिक्स और इसको कहें तो हाइड्रो मैकेनिक्स। फिर इसके भी प्रकार होते हैं। इसके भी हमारे कौन कौन प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं, वायुस्थैतिकी और फिर वायुगतिकी होता है। इधर द्रव यांत्रिकी कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा 3 प्रकार के होता है, तरल स्थैतिकी, फिर तरल शुद्ध गतिकी और फिर तरल गतिकी होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये इधर वाला गैसिकी वाला हमारा सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हमको द्रव यांत्रिकी मतलब हाइड्रो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, यही हमारा सिलेबस है। तो अब हम दोस्तों इसको पढ़ते हैं हाइड्रो मैकेनिक्स क्या होता है। तो हमारा हेडिंग क्या होगी दोस्तों? जो हमें पढ़ना है हाइड्रो मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है? हाइड्रो मैकेनिक्स पढ़ना है। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? द्रव यांत्रिकी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? हमारी द्रव के बारे में पढ़ा जाता है, चाहे हमारा दोस्तों द्रव चाहे विरामावस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो। तो द्रव यांत्रिकी के प्रकार, परिभाषा तो क्या है? परिभाषा वही होती है, इसमें द्रव के बारे में अध्ययन किया जाता है। द्रव हमारा चाहे गति अवस्था हो चाहे विराम अवस्था में हो, वो हमारा हाइड्रो मैकेनिक्स कहलाता है। देख लेते हैं दोस्तों इसका हम अध्ययन किस प्रकार करेंगे। तो जो हमारा होता है द्रव यांत्रिकी हमारी 3 प्रकार की होती है। इसको इंग्लिश में कहें तो हाइड्रो मैकेनिक्स कितने प्रकार की होती है? हाइड्रो मैकेनिक्स हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। हाइड्रो मैकेनिक्स हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है तरल स्थैतिकी। क्या होता है? पहला जो हमारा है तरल स्थैतिकी। पहला जो हमारा है तरल स्थैतिकी।
हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें तो दोस्तों फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। फिर इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या है? हमारा दूसरा है तरल शुद्ध गतिकी। तरल शुद्ध गतिकी, तरल शुद्ध गतिकी, तरल शुद्ध गतिकी। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स ये हमारा दोस्तों दूसरा है। इसी प्रकार हमारा तीसरा है तरल गतिकी। तरल गतिकी, तरल गतिकी इसको कहें तो फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? हम दोस्तों पहले तरल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहले हमने तरल का वर्गीकरण जब पढ़ा तो सबसे पहला हमारा गैसिकी होता है, फिर उसके बाद हमारा होता है द्रव यांत्रिकी होता है। फिर उसमें हमने गैसिकी का दो प्रकार पढ़ा, उसमें वायु स्थैतिकी होता है और वायुगतिकी है, उसको हमको दोस्तों नहीं पढ़ना है। फिर हमने द्रव यांत्रिकी पढ़ा। द्रव यांत्रिकी हमारे 3 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी होती हमने लिख दिया है। पहला होता है फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और तीसरा होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। अब हम इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि हमारा फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है और फिर फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। अब दोस्तों अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला हेडिंग है तरल स्थैतिकी। पहला हेडिंग क्या है? तरल स्थैतिकी। जो हमारा पहला हेडिंग होगी तरल स्थैतिकी। पहली जो हमारी हेडिंग होगी तरल स्थैतिकी, इंग्लिश में कहें तो फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स इसको जानते हैं कि हमारा ये क्या होता है। तो द्रव यांत्रिकी की वह शाखा, इसको क्या लिखेंगे? द्रव यांत्रिकी मतलब हाइड्रोमैकेनिक्स। द्रव यांत्रिकी की वह शाखा, वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत तरलों की विराम अवस्था। क्या दोस्तों? विराम अवस्था का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है तरल स्थैतिकी, तरल स्थैतिकी फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है। फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है। तो हमारा दोस्तों तरल यांत्रिकी, तरल स्थैतिकी क्या होता है? द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों की विराम अवस्था का, ये आपको ध्यान रखना है कि स्थैतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? विराम अवस्था का अध्ययन किया जाता है तरल स्थैतिकी। तरल का तो अध्ययन किया जाता है, मगर जब हमारा तरल किसमें होगा? विराम अवस्था में होगा, तो उसी का अध्ययन किया जाएगा, तो वो हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाएगा। दोस्तों अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है तरल शुद्ध गतिकी। दूसरा है तरल शुद्ध गतिकी। दूसरा है तरल शुद्ध गतिकी, इंग्लिश में कहें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स ये हमारा दोस्तों दूसरा है। तो जानते हैं कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो लिखते हैं द्रव यांत्रिकी किसकी शाखा है?
तरल शुद्ध गतिकी किसकी शाखा है? द्रव यांत्रिकी की है। तो द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है परंतु उस बल का अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके कारण गति होती है। तो तरल शुद्ध गतिकी क्या होता है? द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है परंतु उस बल का अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके कारण गति हुई है, वो हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो दोस्तों अब हम तीसरी हेडिंग देखेंगे। तीसरी हेडिंग हमारी क्या है? तीसरी हेडिंग होगी तरल गतिकी। तीसरी हेडिंग क्या होगी हमारी? तरल गतिकी इंग्लिश में कहें तो दोस्तों फ्लूइड डायनामिक्स ये दोस्तों हमारा एम है। फ्लूइड डायनामिक्स देखते हैं ये क्या होता है। तो हमारा होता है द्रव यांत्रिकी की वह शाखा, किसकी शाखा? ये तरल यांत्रिकी द्रव यांत्रिकी की है। तो द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाए? तरलों की गति अवस्था के साथ उस बल का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति होती है। ये हमारा दोस्तों तरल गतिकी क्या होता है? तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों की गति अवस्था के साथ उस बल का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण हमारी गति होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों आपको समझ में आया होगा। पहला हमने द्रव यांत्रिकी क्या होता है उसका जाना, फिर हमने द्रव यांत्रिकी के प्रकार हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है तरल स्थैतिकी और दूसरा होता है तरल शुद्ध गतिकी और तीसरा होता है तरल गतिकी। फिर तरल स्थैतिकी क्या होता है? द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है।
तरल स्थैतिकी कहलाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा था तरल शुद्धगतिकी द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, परंतु उस बल का अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके कारण गति होती है, वो हमारा दोस्तों तरल शुद्धगतिकी फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाती है। इसी प्रकार जब हमने तीसरा पढ़ा, तीसरा था हमारा तरल गतिकी द्रव यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरलों की गति अवस्था के साथ साथ उस बल का अध्ययन भी किया जाता है जिसके कारण हमारी गति हुई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स के प्रकार क्या होते हैं समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे, हमारा नया टॉपिक होगा तरलों का वर्गीकरण। नया जो हमारा टॉपिक है तरलों का वर्गीकरण, तरलों का वर्गीकरण, तरलों का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहें तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ये अब हमारा नया टॉपिक होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो तरलों का वर्गीकरण आपको पहले ग्राफ की सहायता से पूरा समझाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम पूरा विस्तार पूर्वक पहले समझाएंगे। पहले ग्राफ की सहायता से पूरा हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग होगी हमारी तरलों का वर्गीकरण, तरलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, ये हमारी हेडिंग होगी। इसको जो हम बांटे हैं दोस्तों, इसको बांटे हमारा 3 प्रकार। ये है जो हमारा प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संपीड़ितता के आधार पे। किसके आधार पे? संपीड़ितता के आधार पर, संपीड़ितता के आधार पर, संपीड़ितता के आधार पर। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा सैद्धांतिक, दूसरा होगा सैद्धांतिक, सैद्धांतिक तथा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर, यह हमारा दूसरा होगा। फिर तीसरा होगा न्यूटन के श्यानता, न्यूटन के श्यानता समीकरण, न्यूटन के श्यानता समीकरण नियम आधार पर, नियम के आधार पर, नियम के आधार पर। तो तरलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तरलों का वर्गीकरण हमारा 3 भागों में किया गया है। पहला है संपीड़ितता के आधार पर पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे, और जो हम तीसरा पढ़ेंगे न्यूटन के श्यानता समीकरण के आधार पर। अब देखते हैं इनका क्या है। तो संपीड़ितता के आधार पे हमारा 2 प्रकार का होता है। संपीड़ितता के आधार पर कितना प्रकार का होता है? हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है द्रव होता है, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड होता है। फिर दूसरा होता है दोस्तों गैस तथा वाष्प। दूसरा क्या होता है? गैस तथा वाष्प होता है। गैस तथा वाष्प होता है, इंग्लिश में कहें तो गैस एंड वेपर, गैस एंड वेपर, ये हमारा दूसरा प्रकार है। गैस एंड वेपर ये हमारा दूसरा प्रकार है। फिर इसी प्रकार सैद्धांतिक के आधार पर, तो सैद्धांतिक के भी आधार पर हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक या फिर व्यवहारिक, वास्तविक या व्यवहारिक
वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल, वास्तविक या व्यवहारिक तरल। और इसी प्रकार इंग्लिश में कहें इसको तो रियल फ्लूइड कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? रियल फ्लूइड कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है आदर्श तरल होता है। दूसरा क्या होता है? आदर्श तरल होता है। इसको कहें तो आइडियल फ्लूइड होता है। इसको कहें तो दोस्तों आइडियल फ्लूइड होता है। तो हमारा दोस्तों पहले संपीड़ितता के आधार पे, संपीड़ितता के आधार पे हमारा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं द्रव लिक्विड होता है और दूसरा गैस तथा वाष्प होता है। इसी प्रकार सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पर वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल रियल फ्लूइड होता है और दूसरा होता है आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड होता है। फिर न्यूटन के श्यानता समीकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। तो न्यूटन के श्यानता समीकरण के आधार पर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूटनी या फिर न्यूटनियन तरल। एक क्या होता है? न्यूटनी, एक होता है न्यूटनी या फिर न्यूटनियन तरल, न्यूटनियन तरल। इंग्लिश में कहें तो न्यूटनियन फ्लूइड, ये हमारा पहला है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है अन्यूटनी या फिर अन्यूटनियन क्या? तरल। इसको इंग्लिश में कहें तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों, इसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा क्या है। हम पढ़ रहे हैं तरलों का वर्गीकरण। तरलों का वर्गीकरण तीन आधार पे पढ़ेंगे। पहला संपीड़ितता के आधार पे पढ़ेंगे और दूसरा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे और तीसरा पढ़ेंगे न्यूटन के श्यानता समीकरण के नियम के आधार पे। तो जो हमारा संपीड़ितता के आधार पे है ये हमारा दो प्रकार के होता है। एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस तथा वाष्प। इसी प्रकार सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल और दूसरा होता है आदर्श तरल। इसी प्रकार न्यूटन के श्यानता समीकरण के आधार पे, तो न्यूटन के श्यानता समीकरण के आधार पे हमारा दो होता है। एक होता है न्यूटनी या फिर न्यूटनियन फ्लूइड और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। कुल मिला के इंग्लिश वाला आप देखिए तो इसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड तथा इसको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो हमने ग्राफ की सहायता से आपको समझाया तरलों का वर्गीकरण ये समझ में आया होगा। अब हम इन सब का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि द्रव, फिर गैस तथा वाष्प क्या होता है, फिर वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल, फिर आदर्श तरल, इन सब का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने संपीड़ितता के आधार पर पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे संपीड़ितता के आधार पर। किसके आधार पे? संपीड़ितता के आधार पर, संपीड़ितता के आधार पर। तो संपीड़ितता के आधार पर हमारा कितने प्रकार का होता है? हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा होता है द्रव होता है। पहला हमारा क्या होता है? द्रव होता है। इंग्लिश में कहें तो लिक्विड होता है। और इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या होता है? गैस तथा वाष्प होता है। गैस तथा वाष्प होता है। गैस तथा वाष्प होता है। इंग्लिश में कहें तो गैस एंड वेपर होता है। गैस एंड वेपर होता है। तो अब इनका हम जानते हैं गैस एंड वेपर क्या होता है और लिक्विड क्या होता है। हम किसके आधार पे पढ़ेंगे? हम संपीड़ितता के आधार पे पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी द्रव, इसको कहते हैं लिक्विड, इसको कहते हैं लिक्विड होता है। तो ये वे तरल होते हैं, ये
वे तरल होते हैं, ये वे तरल होते हैं जिन्हें किसके आधार पे हम पढ़ रहे हैं इसको, संपीड़िता के आधार, तो संपीड़िता के आधार पे इसकी हम परिभाषा दें, जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जाता है, यानी आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। इन पर तापमान का प्रभाव कम होता है, इन पर तापमान का प्रभाव कम होता है। इसे असंपीड तरल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहा जाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहा जाता है। तो सबसे दोस्तों पहले हमने संपीड़िता के आधार पे पढ़ा। संपीड़िता के आधार पे हमने द्रव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिक्विड होता है, दूसरा होता है गैस तथा वाष्प होता है, गैस एंड वेपर होता है। द्रव ये वे तरल होते हैं जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जाता है, इन पर तापमान का प्रभाव कम होता है। इसे असंपीड़ तरल, कंप्रेसिबिलिटी तरल भी कहा जाता है। मतलब इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। अब हम दोस्तों दूसरा देखेंगे। द्रव हमने जान लिया है, गैस तथा वाष्प जानेंगे ये क्या होता। दूसरा हमारा जो है दोस्तों वो हमारा है गैस तथा वाष्प। गैस तथा वाष्प इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस एंड वेपर। हम संपीड़िता के आधार पे पढ़ रहे हैं। संपीड़िता के आधार पे हमारा तरल दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है द्रव लिक्विड, इसके बारे में हम जान चुके हैं। फिर दूसरा हमारा होता है गैस एंड वेपर, तो इसको जानते हैं ये क्या होता है। ये वे तरल होते हैं जिनको आसानी से दबाया जा सकता है, तथा इन पर ताप परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है। ताप परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है। इन्हें संपीड़ तरल कंप्रेसिबल फ्लूइड भी कहा जाता है। मतलब दोस्तों गैस तथा वाष्प क्या होता है, ये वे तरल होते हैं जिनको आसानी से दबाया जा सकता है तथा इन पर ताप परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है। इन्हें संपीड़ तरल भी कहा जाता है। ये हमारा दोस्तों संपीड़िता के आधार पर जो दो प्रकार थे, सबसे पहला हमारा प्रकार था
द्रव था, फिर दूसरा हमारा था गैस तथा वाष्प था। दोनों का हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों अगला जो पढ़ेंगे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे। किसके आधार पे? सैद्धांतिक 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 तथा व्यवहारिक सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। तो सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर लिखेंगे दोस्तों सैद्धांतिक सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर तरल दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार हमारा दोस्तों संपीड़ितता के आधार पर था, उसी प्रकार हमारा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है वास्तविक। पहला है वास्तविक तरल, वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल। वास्तविक या फिर व्यवहारिक, वास्तविक या व्यवहारिक तरल। इसको इंग्लिश में कहें तो रियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल फ्लूइड कहते हैं। और दूसरा इसी प्रकार हमारा क्या होता है? दूसरा होता है आदर्श तरल होता है। दूसरा क्या होता है? आदर्श तरल होता है। इसको कहें तो आइडियल फ्लूइड होता है। क्या होता है? आइडियल फ्लूइड होता है। अब हम इन दोनों का विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हमारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं जो हमारा होगा दोस्तों आदर्श, वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल। हम हेडिंग क्या डालेंगे? वास्तविक या फिर वास्तविक या फिर व्यवहारिक वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल। ये हमारी हेडिंग होगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप जानते होंगे? रियल फ्लूइड कहते हैं। रियल फ्लूइड कहते हैं। तो जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है। तो जो हमारा रियल फ्लूइड क्या होता है? ये वे तरल होते हैं, ये वे तरल होते हैं, ये वे तरल होते हैं, ये वे तरल होते हैं जिसमें श्यानता, जिसमें श्यानता, विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव, और हमारा पृष्ठ तनाव इसको कहें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन का गुण होता है, का गुण होता है। उन्हें क्या कहते हैं? गुण होता है। उन्हें वास्तविक या फिर व्यवहारिक वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल। इंग्लिश में कहें तो दोस्तों रियल फ्लूइड कहते हैं। तो रियल फ्लूइड किसे कहते हैं? इसमें श्यानता मतलब विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव सरफेस
टेंशन का गुण होता है, सरफेस टेंशन का गुण होता है, वो हमारा वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल कहलाता है। जो अपने किसी कण के, एक और लाइन लिखते हैं, जो अपने किसी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। ये वे तरल होते हैं जिसमें श्यानता और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का गुण होता है। उन्हें वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल, रियल फ्लूइड कहते हैं, जो अपने किसी कण के विस्थापन में कुछ न प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ये हमारा वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल हो गया। फिर हम दूसरा जानेंगे। दूसरा हमारा दोस्तों है आदर्श तरल। दूसरा क्या है? आदर्श तरल। दूसरा हमारा है आदर्श तरल। इसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। इसको क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड्स कहते हैं। इसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड्स कहते हैं। इसको जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो ये वे तरल होते हैं, जिसमें श्यानता, विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का गुण किसका? विस्कोसिटी तथा सरफेस टेंशन का गुण नहीं होता है। पहले वाले में क्या होता है? इसमें नहीं होता है। आदर्श तरल कहलाता है। आदर्श तरल कहलाता है। एक आदर्श तरल, और लिखते हैं एक लाइन और, एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होता है। अतः जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। तो आदर्श तरल क्या होते हैं? वे तरल होते हैं जिसमें श्यानता मतलब विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन का गुण नहीं होता है। आदर्श तरल कहलाता है। एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होते हैं, जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध नहीं उत्पन्न करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे जो हमारा दो प्रकार का होता है, रियल फ्लूइड तथा आइडियल फ्लूइड, ये हमने आपको परिभाषा की सहायता से पूरा समझाया कि रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड क्या होता है, समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों तीसरा देखेंगे जो हमारा होता है न्यूटन के श्यानता समीकरण।
दोस्तों अब हमारा आखिरी वाला जो तरलों का वर्गीकरण था, आखिरी वाला हमारा था न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर। हमने 2 आधार पर पढ़ लिया था, अब हम तीसरा पढ़ेंगे न्यूटन के श्यानता समीकरण के आधार पर। न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर देखते हैं हमारा न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूटन के श्यानता के नियम के आधार पर तरल निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमने पहले ही बताया था। एक होता है, इंग्लिश में आप सीधा लिखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और दूसरा हमारा था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हमारा 2 प्रकार था। अब हम दोनों का जानेंगे विस्तार पूर्वक के न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। देखते हैं ये हमारा क्या होता है। ये वे तरल होते हैं जो कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ। कर्तन विकृति की दर, इंग्लिश में कहें तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर वेग प्रवणता, इसको कहें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन के श्यानता समीकरण क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। तो हमारा जो श्यानता समीकरण होता है टाउ बराबर म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई होता है। यही न्यूटन का श्यानता समीकरण होता है। अभी दोस्तों आप न्यूटन का श्यानता समीकरण ये याद अकेले कर लीजिए, लेसन नंबर 2 में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। पूर्ण रूप से पालन करते हैं। मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, सीधा कहें तो वे फ्लूइड होते हैं
जो हमारे न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। या फिर इस तरह लिखें कि जो कर्तन प्रतिबल मतलब टाउ, ये हमने टाउ लिया, कर्तन विकृति की दर, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है, वही हमारा न्यूटन का श्यानता समीकरण कहलाता है और इसका ये पूर्ण रूप से पालन करता है, हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। दूसरा हमारा दोस्तों क्या है, दूसरा हमारा दोस्तों है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। दूसरा क्या है हमारा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये हमारा दूसरा है। देखते हैं ये क्या होता है। ये वे तरल होते हैं, ये वे तरल होते हैं, ये वे तरल होते हैं जो कर्तन प्रतिबल, जो कर्तन प्रतिबल मतलब दोस्तों शियर स्ट्रेस, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ, कर्तन विकृति, कर्तन विकृति, कर्तन विकृति की दर, कर्तन विकृति की दर, इंग्लिश में कहें तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर कहें तो वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात न्यूटन के श्यानता, अर्थात न्यूटन के श्यानता समीकरण, क्या होता है हमारा श्यानता समीकरण, हमारा श्यानता समीकरण होता है टाउ बराबर म्यू इंटू डी वी अपान डी वाई, ये हमारा न्यूटन का श्यानता समीकरण होता है, का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। क्या होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करता है, जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करता है, वही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। तो दोस्तों हमने तीनों पढ़ लिया, न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन, ये हमने न्यूटन के श्यानता नियम के आधार, इसी प्रकार संपीड़ितता के आधार पर, और फिर व्यवहारिक के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पे हमने तीनों पढ़ लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों तरलों का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों देखेंगे, हमने जब तरलों का पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया तो उसमें से कुछ अंतर पूछ लेता है, कैसे पूछता है, जैसे रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में अंतर क्या कीजिए, एक ये पूछ लेता है, फिर दूसरा पूछ लेता है न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइडों में अंतर क्या होता है। तो इसको आपको लिखा देते हैं, इससे क्या होगा कि जब आपको पूछेगा एग्ज़ाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यह अंतर पूछता है या उसके टिप्पणी की लिखिए तो आपको लिखना होगा। तो हम लिखते हैं रियल फ्लूइड, हेडिंग डालते हैं रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में अंतर, आइडियल
फ्लूइड में अंतर, ये हमारा दोस्तों है रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में अंतर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो हम एक साइड इस तरह लिखते हैं, ये हमारा होगा दोस्तों, ये होगा रियल फ्लूइड, ये होगा रियल फ्लूइड, और इस साइड लिखेंगे आइडियल फ्लूइड लिखेंगे। इस साइड क्या लिखेंगे? आइडियल फ्लूइड लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। इसी प्रकार से आप याद कर लीजिए और आप एग्ज़ाम में लिख दीजिए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। इसमें रियल फ्लूइड में क्या लिखेंगे? इसमें पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव और श्यानता पाया जाता है, श्यानता का पाया जाता है, मतलब पृष्ठ तनाव और हमारा श्यानता इसमें पाया जाता है। ये हमारा पहला अंतर हुआ। और आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? इसमें पृष्ठ तनाव, इसमें पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? रियल फ्लूइड में क्या होता है? श्यानता और पृष्ठ तनाव पाया जाता है, जब इसमें होता है पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा हमारा क्या अंतर होगा? दूसरा अंतर होगा अपने कणों, अपने कणों के, अपने कणों के विस्थापन में, अपने कणों के विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस साइड क्या है? कणों के विस्थापन में, कणों के विस्थापन में प्रतिरोध, कणों के विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता, प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। ये हमारा दूसरा अंतर। क्या होता है इसमें? कणों के विस्थापन जब होगा तो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। इसमें क्या होगा? जब कणों का विस्थापन होगा तो प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। फिर तीसरा हमारा अंतर क्या होगा? इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है। इसको दोस्तों, इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। ये हमारा तीसरा अंतर हुआ। फिर इसी प्रकार हमारा चौथा होगा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल स्प्रेट, मिट्टी के तेल स्प्रेट, दूध आदि इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? रियल फ्लूइड आदि इसके उदाहरण हैं, आदि इसके उदाहरण है, आदि इसके उदाहरण हैं। ये हमारा रियल फ्लूइड है। इसी प्रकार इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा पानी और वायु इसके उदाहरण हैं, पानी और वायु इसके उदाहरण हैं। मगर कब? जब इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली रहेगी, तब हमारा इसका ये उदाहरण है पानी और वायु। इसका किसका उदाहरण? ये हमारा आइडियल फ्लूइड का उदाहरण है। तो अब हम दूसरा जो देख लेते हैं। दूसरा हमारा है कि न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइडों में अंतर। पहले हम देखा रियल फ्लूइड तथा आइडियल फ्लूइड में अंतर,
फिर अब हम देखेंगे दोस्तों न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे भी पूछ सकता है। तो हेडिंग डालेंगे न्यूटोनियन एवं नॉन न्यूटोनियन तरलों में अंतर। न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइडों में अंतर। तो हम खींचते हैं और दोनों में हम अंतर देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इस तरफ न्यूटोनियन, इस तरफ हमारा होगा न्यूटोनियन, इस साइड क्या होगा न्यूटोनियन तरल, और इस साइड होगा हमारा नॉन न्यूटोनियन तरल। देखते हैं हमारा क्या क्या अंतर होता है। पहला होता है जो होता है ये न्यूटन के श्यानता समीकरण को पूर्ण रूप से पालन करता है। कौन? ये न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है न्यूटन के श्यानता समीकरण को पूर्ण रूप से पालन करता है। क्या होता है समीकरण, इसको हमने बताया था। फिर दूसरा क्या होता है, ये न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करता है। यह हमारा पहला अंतर हुआ। पहला अंतर क्या है, यह न्यूटन के श्यानता समीकरण को पालन करता है और यह न्यूटन के श्यानता समीकरण को पालन नहीं करता है। दूसरा क्या लिखेंगे, ये कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। जो हमारा होता है न्यूटोनियन फ्लूइड वेग प्रवणता और कर्तन प्रतिबल के समानुपाती होता है। ये क्या होगा, नहीं होगा। ये कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती नहीं होता है। फिर इसका उदाहरण क्या होगा, तीसरा हमारा है, तीसरा लिखेंगे पानी। न्यूटोनियन फ्लूइड का उदाहरण क्या है, पानी, वायु और मिट्टी का तेल। ये हमारा इसका उदाहरण है। इधर ये इस साइड क्या होगा, विभिन्न प्रकार के विलयन एवं रक्त, इसका उदाहरण है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये न्यूटोनियन एवं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइडों में अंतर समझ में आया होगा। दोस्तों रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में अंतर देखा, फिर हमने देखा न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर देखा। तो इस प्रकार हमारा तरलों का वर्गीकरण हमने पूरा समझाया। फिर उसमें अंतर कैसे लिखा जाता है ये भी आपको हमने समझाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम इस चैप्टर का मतलब लेसन नंबर 1 का इंट्रोडक्शन का सबसे आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं। जो आखिरी हमारा टॉपिक है द्रव इंजीनियरिंग। क्या है दोस्तों आखिरी टॉपिक, द्रव इंजीनियरिंग
द्रव इंजीनियरिंग, या फिर दोस्तों हमारा कहें तो द्रव शक्ति विज्ञान, द्रव शक्ति विज्ञान। इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोलिक्स, क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसको जान लेंगे तो हमारा लेसन नंबर 1 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसको जान लेते हैं हाइड्रोलिक्स पहले होता क्या है। जो हमारा दोस्तों हाइड्रोलिक्स है, जो हमारा हाइड्रोलिक्स है HYDRAULICX, हाइड्रोलिक्स जो शब्द हमारा ग्रीक भाषा के हार्डर, किससे? हार्डर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हार्डर से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसका अर्थ हमारा क्या होता है? जिसका अर्थ हमारा क्या होता है? पानी होता है। कुल मिला के जो हमारा हाइड्रोलिक्स होता है वो ग्रीक भाषा के अडर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पानी। तो अब इसको जान लेते हैं कि हमारा ये हाइड्रोलिक्स होता क्या है। अभियांत्रिकी मतलब मैकेनिज्म की वह शाखा जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अथवा गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे क्या होता है हाइड्रोलिक्स में? क्या होता है हाइड्रोलिक्स में? हमारा पानी के स्थिर अवस्था, ये हमारा स्थिर है, या फिर गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक्स कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें द्रव के प्रवाह के मापन, द्रव चलित मशीनों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा हो गया दोस्तों, क्या हुआ? हाइड्रोलिक्स हुआ। हाइड्रोलिक्स में क्या होता है? जिसमें पानी के स्थिर अवस्था तथा गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा दोस्तों द्रव इंजीनियरिंग या फिर द्रव शक्ति कहलाता है। जो हाइड्रोलिक्स है किससे मिलकर बना? हार्डर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ हमारा पानी होता है। अब द्रव इंजीनियरिंग के भाग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? द्रव इंजीनियरिंग के भाग देख लेते हैं कि हम द्रव इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स के कितने भाग होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे द्रव इंजीनियरिंग के भाग। हेडिंग होगी द्रव इंजीनियरिंग के भाग। ये हमारा पहला होगा द्रव इंजीनियरिंग के भाग कितने हो गए, इसको हम देखेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से किसके लिए पढ़ रहे हैं? अध्ययन की दृष्टि
से हाइड्रोलिक्स अध्ययन की दृष्टि से हाइड्रोलिक्स को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। निम्न तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में जो हमारा है इसको देखते हैं। पहला हमारा है द्रव स्थैतिकी। पहला जो हमारा है द्रव स्थैतिकी, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या कहें? हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरा हमारा दोस्तों है, क्या है? द्रव शुद्ध गतिकी। दूसरा हमारा है द्रव शुद्ध गतिकी। दूसरा हमारा क्या है? द्रव शुद्ध गतिकी। इसको इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ये हमारा दूसरा है। तीसरा हमारा है दोस्तों द्रव गतिकी। तीसरा हमारा क्या है? द्रव गतिकी। इसको इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोडायनामिक्स। इसको क्या कहें? हाइड्रोडायनामिक्स। तो कितने भाग होते हैं हमारे हाइड्रोलिक्स के? हाइड्रोलिक्स के हमारे तीन भाग होते हैं। पहला होता है हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा होता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और तीसरा होता है हाइड्रोडायनामिक्स। तो अब हम इनका जान लेते हैं विस्तार पूर्वक और फिर हमारा लेसन नंबर 1 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं, हमारा क्या होगा? द्रव स्थैतिकी। हेडिंग क्या होगी? द्रव स्थैतिकी। पहली हमारी होगी द्रव स्थैतिकी। इसको कहें तो दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स। ये हमारा पहला होगा। इसको जानते हैं कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो किसकी ये संख्या है? ये हाइड्रोलिक्स की संख्या है। तो हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों के व्यवहार का उनकी विरामावस्था में अध्ययन किया जाता है। द्रव स्थैतिकी हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के व्यवहार व उनकी व्यवहार का जो होता है उनकी विरामावस्था में अध्ययन किया जाता है। द्रव स्थैतिकी हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाते हैं। फिर दूसरा हमारा दोस्तों क्या है? दूसरा हमारा है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हिंदी में कहें तो द्रव शुद्ध गतिकी। दूसरा क्या है? द्रव शुद्ध गतिकी। दूसरा हमारा है द्रव शुद्ध गतिकी। इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। दूसरा क्या है? हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। इसको जानते हैं ये हमारा क्या होता है। तो किसकी शाखा? हाइड्रोलिक्स की शाखा है। हाइड्रोलिक्स की वह
शाखा जिसके अंतर्गत केवल द्रव के गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु द्रव पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थात हमारा क्या होगा? अर्थात गति के कारण का अध्ययन नहीं किया जाता है। द्रव शुद्ध गतिकी कहलाता है। द्रव शुद्ध गतिकी कहलाता है। इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोकाइनेमैटिक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको द्रव शुद्ध गतिकी क्या होता है समझ में। हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल द्रव के गति का अध्ययन किया जाता है, गति कैसे है उसका अध्ययन किया जाता है, परंतु द्रव पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता, अर्थात गति के कारण का अध्ययन नहीं किया जाता। द्रव शुद्ध गतिकी कहलाता है, हाइड्रोकाइनेमिक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दो हमने जान लिया। सबसे पहले हमने हाइड्रोस्टैटिक्स जाना, फिर उसके बाद हमने जाना हाइड्रोकाइनेमेटिक्स जाना। अब दोस्तों हम तीसरा जान लेते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। तीसरा है दोस्तों हमारा द्रव गतिकी। तीसरा क्या है हमारा दोस्तों? द्रव गतिकी। इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोडायनामिक्स। तीसरा क्या है हमारा? हाइड्रोडायनेमिक्स। इसको समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। ये हमारा हाइड्रोलिक्स के तीसरा पार्ट्स है। तो लिखते हैं किसकी संख्या है? हाइड्रोलिक्स की है। तो हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के गति का अध्ययन किया जाता है तथा द्रव पर गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब द्रव गतिकी क्या होता है? हाइड्रोलिक्स की वह शाखा होती है
जिसके अंतर्गत द्रव के गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब द्रव के गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है, वो हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। तो दोस्तों हमने हाइड्रोलिक्स क्या होता है, फिर हाइड्रोलिक्स के कितने भाग होते हैं, ये भी हमने जान लिया। दोस्तों इसके साथ ही ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने लेसन नंबर जो 1 था हमारा इंट्रोडक्शन था। क्या था? इंट्रोडक्शन था, वो हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अकॉर्डिंग टू बीटी यूपी बोर्ड के अनुसार जो हमारा